फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम डिस्कस करने आएंगे एनटीए पेपर 111 111 नंबर का पेपर पार्ट 2। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काफी सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं और लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए रिवीजन भी हो रहा है और हमें कॉन्फिडेंस फैक्टर भी फील हो रहा है कि हाँ भाई चलो हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, या जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन्हें सर कैसे अटेम्प्ट करके हम ये भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इन अ रेडियोएक्टिव मटेरियल द एक्टिविटी एट T1 is R1 and later T2 it is R2 if the decay constant of the material is lambda then आपको मिलता है 1 मिनट का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। हमें पता है n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सिमिलरली आप एक्टिविटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो उसको। ये हो जाएगा r इक्वल्स टू r नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t1। ठीक है, r1 तो t1 और r2 तो t2 एज इट इज r नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t2। खेल खत्म। अब देखो r नॉट नहीं, r नॉट हटाओ तो ये हो जाएगा r1 बाय r2, रेशियो ले लिया अपन ने। ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा t1 माइनस लैम्डा t2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। ठीक, तो जाएगा r1 इज इक्वल्स टू r2 इंटू ई टू द पावर लैम्डा बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहां पे माइनस लगा दोगे तो यहां पे ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, सेम बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। The mass of a lithium nucleus is 0.042 U less than the sum of the masses of its nucleons. The binding energy per nucleon is, आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए मास डिफेक्ट डेल्टा एम गिवन है। अगर एनर्जी निकालना है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर कर दो। राइट, आपको पता है सीधा सीधा अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, बेसिकली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो डेल्टा एम इनटू डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। इससे क्या होगा, अगर आप मास केजी में पुट करोगे, स्पीड ऑफ लाइट पुट करोगे, जूल में आएगा। लेकिन अगर आप 931.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी एनर्जी सीधा सीधा आ जाती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टैंडर्ड रिजल्ट रट लो तो सबसे बेस्ट। अब देखो, और डेल्टा एम का में पुट करना है, केजी में नहीं, यहाँ पे आपको एएमयू में पुट करना है जो गिवन है 0.042 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली यही इसकी बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन वो क्या पूछ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने बच्चों? नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 7 हैं। ऊपर दिख रहा है लिथियम 7 3 Li7,
बस 7 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। A 5 kg mass bounces in a simple harmonic motion at the end of a spring. At which point the acceleration of the mass is the greatest? आपको मिलता है 45 सेकंड का समय। तीसरा सवाल शुरू कीजिए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, व्हेन द स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड और फुली एक्सटेंडेड। ठीक है, आपको पता है सेंटर मतलब मेन पोजीशन पे इलॉन्गेशन जो लेते हैं हम, जो एनर्जी स्टोर रहते हैं यूजुअली क्या लेते हैं अपन, जीरो लेते हैं, ओरिजिन मानते हैं उसको। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो वर्टिकल में थोड़ा सा इलॉन्गेशन आता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल की बात करूं मैं तो मेन पोजीशन पे मान लेते हैं। मेन पोजीशन पे इधर और उधर दो ही तरफ मैक्सिमम और मिनिमम कंप्रेशन होता है, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन और मैक्सिमम एलोंगेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। आपको मिलता है 45 सेकंड का समय। तीसरा सवाल शुरू कीजिए बच्चों तेजी के साथ। देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर कब होती है, जब ये इक्वल टू ये हो, मतलब A/√2 हो, प्लस माइनस। क्यों प्लस माइनस? क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मैंने सॉल्व किया इसको तो मेरे पास ये आ गया। इसका मतलब ध्यान से देखना बच्चों, जब साइकिल चलती है चली 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 ऐसे, इसको बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट। तो आपको दिख रहा है A/√2 मतलब लगभग 0.7 के आसपास यहाँ पे आएगा। एक बार यहाँ पे आया, 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 एक साइकिल में 4 बार, एक साइकिल में 4 बार। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28। The work function of a substance is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can cause photo emission from this substance is approximately। आपको मिलता है पूरे 45 सेकेंड्स का समय। शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। देखो आप सारे ऑप्शन देखोगे बच्चों तो आपको सारे के सारे ऑप्शन आपको नैनोमीटर में दिखेंगे। हमें फॉर्मूला पता है 12,240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। लैम्डा इन नैनोमीटर मुझे एनर्जी देता है। अब वर्क फंक्शन कितना है? 4, मतलब एनर्जी इससे बड़ी होनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी होनी चाहिए। ठीक बात, आप ध्यान से देखो, अगर इससे बड़ी होनी चाहिए इसका मतलब 12,400 डिवाइडेड बाय 4
ये लैम्डा कायम आ जाएगा सीधा नैनोमीटर में, कायम आ जाएगा बच्चों नैनोमीटर में। तो लगभग देखो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 एकम 4 10, 310 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। इसके ऊपर आप इतनी एनर्जी, इतनी वेवलेंथ डालोगे या इससे छोटी डालोगे तब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बड़ी डालने पे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। When a light of wavelength 300 nanometer or less falls on the photoelectric emitter, a photons are emitted. For another emitter, the light of wavelength 600 nanometer is sufficient for releasing photoelectrons. The ratio of the work functions of emitter will be. सेम सवाल आसान, आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय। शुरू रहिए बच्चों तेजी के साथ। देखिए आपको पता है कि वर्क फंक्शन एनर्जी इमिटेड में क्या रिलेशन था, बड़ा होना चाहिए। एनर्जी इंसिडेंट वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब hc बाय लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 5। मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से बड़ा हो या बराबर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि phi1 बाय phi2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। बोलो हाँ, बिल्कुल सही बात, ध्यान से। अब लैम्डा 2 दूसरे वाले की 6, ठीक है, कितनी 600 नैनोमीटर। तो ये जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 300, रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन निकालना है। तो ये जाएगा phi1 बाय phi2। द करेक्ट आंसर विल बी 2:1, phi1 बाय phi2 आ गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A solid ball of density ρ1 and radius r falls vertically through a liquid of density ρ2. Assume the viscous force acting on the body is kRV, where k is constant. What is the terminal velocity of the ball? आपको मिलता है पूरे 1 मिनट का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बॉडी जैसे ही पानी में जाती है, ध्यान रखना बच्चों, पानी में ऊपर से ड्रॉप की पानी में गई, पानी में स्पीड बढ़ती है। गलती मत करना, पानी में स्पीड क्या होती है, बढ़ती एक पॉइंट पे कांस्टेंट हो जाती है। दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। अब कितने फोर्स लगते हैं पानी में? पानी में एक तो लगता है नीचे mg, जो कि सबसे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बॉडी नीचे जाएगी। और इसको रोकने के 2 फोर्सेस लगते हैं, एक लगता है बायंसी, एक लगता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स kRV गिवन है। और बायंसी देखो डेंसिटी कितनी है इसकी ρ1 गिवन है बॉडी की, है ना, ρ1 इंटू v इंटू जी। और ρ2 किसकी, लिक्विड की। बायंसी फोर्स हमेशा लिक्विड पे डिपेंड करता है, तो लो इंटू v इंटू जी, ρ2 इंटू v इंटू जी।
बस इक्वेट कर दो, फोर्सेस बराबर खेल खत्म। तो आपका आंसर आ जाएगा, यहां से आप सॉल्व करोगे तो जाएगा ρ2 Vg प्लस KRV इज इक्वल टू ρ1 Vg। ठीक है, आपको क्या निकालना बच्चों, वेलोसिटी निकालना है, तो जाएगा ρ2 माइनस ρ1 इंटू Vg, ρ1 माइनस ρ2 कर दो उसको, ρ1 माइनस ρ2 इसको उधर ले जाओ, Vg इक्वल्स टू KRV। वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब लिख दो, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, ये आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.015 centimeter is dipped in water, the water rises to a height 15 centimeter within it. Assuming the angle of contact between the water and glass to be zero, the surface tension of the water is। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप याद रखना बच्चों, आर एच रो जी बाई 2 cos थीटा, बस ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.11 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पता होंगे, मैं बता दूं, ध्यान रखना। जब भी सरफेस टेंशन या कैपिलरी का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है, इसको बोलते हैं ज्यूरिन्स लॉ। ठीक है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, ये भी याद रखना, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा मास होगा। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली वो प्रोपोर्शनल होती है m इंटू एच। m को क्या लिख देता हूं मैं, r इंटू एच, और आपको पता है r इंटू एच क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो किसी भी ट्यूब के लिए, फिक्स्ड ट्यूब के लिए अगर मैं उसकी रेडियस बढ़ा दूं या कम कर दूं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट। हमेशा याद रखना, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आ जाएगा अगर आप याद रख लोगे तो डायरेक्ट सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। To get 3 images of a single object, one should have 2 plane mirror at an angle of। आपको मिलता है 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो फॉर्मूला पता होगा आपको, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसमें दो केस बनते हैं, इवन ऑड वाला। अपने को कितना चाहिए, अपने को चाहिए 3, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। A object O and a mirror M moves with a velocity of 3 and 4 respectively shown in the figure. O dash is the normal to the mirror. What is the velocity of the image? आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ।
अब देखते हैं सोल्यूशन। देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर कितनी गति से, 3 मीटर पर सेकेंड, और ये जो मिरर है इसकी दो वेलोसिटी है, एक है इधर 4 cos 60 और एक है ऊपर 4 sin 60, राइट। अब देखो क्या होता है ना कि मिरर अगर ऊपर नीचे मूव करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है और इमेज की वेलोसिटी में। इमेज यहां बनेगी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अब आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जाता है तो इमेज ऐसी आती है 3 की स्पीड से। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू मिरर, सॉरी ऑब्जेक्ट, एंड दिस इफेक्ट अगर ये इधर जाता है तो बेसिकली इमेज डबल स्पीड से आती है। आपको याद होगा, इफ द मिरर स्पीड्स बाय स्पीड v then the image moves by speed 2v in the same direction of the motion of the mirror। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 और 3 7, द करेक्ट आंसर विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर याद रख लोगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों आप कभी गलत नहीं करोगे। ये तो लॉजिक से ही बताया मैंने, दूसरी मेथड फॉर्मूला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। A body of radius r and mass m is rolling horizontally without slipping with a maximum velocity v. It then rolls up to a maximum height of h equals to 3 by 4 v square by g. The body might be a। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों मिला के, दोनों जब रोल कर रही होगी, अब क्या होगी, दोनों एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा पार्टिकल। तो ये जाएगा mgh। वो क्या बोल रहे हैं, हाइट कितनी, 3/4 v स्क्वायर बाय जी। ये जाएगा mg इंटू 3/4 v स्क्वायर बाय जी। तो कितना आ गया मेरे पास, 3/4 m v स्क्वायर, 3/4 m v स्क्वायर। अब ध्यान से ये 3/4 m v स्क्वायर है, ये 1/2 m v स्क्वायर उधर ले जाओ। 3/4 माइनस 1/2 कितना था बच्चों, 1/4 है ना। 3/4 माइनस इसको ऐसे लिखते ना 2/4, एक ही बात है, अरे एक ही बात है। तो 3/4 माइनस 2/4 1/4, मेरा आंसर आएगा 1/4 m v स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ i ओमेगा, ओमेगा को लिख दूं v इक्वल्स टू ओमेगा r, सो v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। अब देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, i इक्वल्स टू 1/2, ये बचेगा 1/2 mr स्क्वायर। i कितना क्या बच्चों, 1/2 mr स्क्वायर। 1/2 mr स्क्वायर किसका होता है, सभी को पता है, ये होता है डिस्क का। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। A 1 rupee coin starts rolling from rest, rolls down a distance 1 meter on an inclined plane at an angle of 30 degree with the horizontal. Assuming g to be this, the time taken will be। आपको मिलता है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ।
तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें बताए कि अगर मैं किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग कराता हूं तो एक्सेलरेशन कितना होता है डाउन द प्लेन g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। g sin थीटा ये 1 रुपी कॉइन है, मतलब कि डिस्क मानना पड़ेगा, डिस्क मानना पड़ेगा, तो आई हो जाएगा 1 बाय, तो ये जाएगा 2 बाय 3 इंटू जी साइन थीटा कितना है 1 बाय 2, 30 डिग्री कैंसिल हो गया, कितना होगा g बाय 3। राइट नाउ ये ट्रेवल किया डिस्टेंस l 1 मीटर के बराबर, तो टाइम आ जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर इक्वल्स टू l, तो t आ गया 2l बाय a का रूट। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, 2 लेंथ कितनी 1 मीटर है, लेंथ कितनी 1 मीटर, 2 इंटू l डिवाइडेड बाय a कितना है g बाय 3। राइट, सो द करेक्ट आंसर विल बी 0.7 seconds। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इफ अ एलईडी इज फॉरवर्ड बायस देन आपको मिलता है 30 सेकंड्स का समय। तीसरा सवाल शुरू कीजिए बच्चों तेजी के साथ। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फोर्स लगता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो पुश करेंगे कहां से, n से p की तरफ, सिंपल सी तो बात है ना। नेगेटिव साइड से कहां पुश करेंगे इसको, पॉजिटिव साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स। द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इफ इन pn जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज सप्लाइड एज शोन, देन आउटपुट RL विल बी। आपको मिलता है बच्चों पूरे 45 सेकंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो आपको दिख रहा होगा ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब जब साइकिल पॉजिटिव हाफ में होगी तब तो काम करेगा, नेगेटिव हाफ में ये काम नहीं करेगा। तो आपको दिख जाएगा कि जो आउटपुट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ में मिलेगा। दैट इज द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। Specific heat measurement of this mixture at a temperature below 150 Kelvin would indicate the value of the ratio of specific heats of the mixture as। आपको मिलता है बच्चों 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। एनटी वालों का सोल्यूशन मत देखना, गलत दे रखा है। आंसर सही गिवन है लेकिन समझा एकदम घटिया तरीके से रखा है, बिल्कुल तुमको सब पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हमेशा याद रखना गामा 1
मतलब अगर मुझे मिक्सचर का निकालना हो मान लो, ठीक है, जिसमें मोनोएटॉमिक डायटॉमिक सारी गैसें भर दी है और मुझे मिक्सचर का निकालना है कि गामा कितना होगा, तो फॉर्मूला याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, n1 अपॉन गामा माइनस वन प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस वन इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ द मिक्सचर माइनस वन। ये ब्रह्मास्त्र है, ये गीता में से उठा के लाया हुआ एज इट इज फॉर्मूला है, याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, गामा मिक्सचर सीधा निकलता है डायरेक्ट। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि 150 केल्विन के नीचे हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक जैसे बिहेव करती है। बस अगर आपने ये ध्यान रख लिया बच्चों, कम टेम्परेचर पे याद रखना हाइड्रोजन गैस डायट मोनोएटॉमिक की तरह बिहेव करेगी, तो और नाइट्रोजन है तो डायटोमिक है ही सही, आपको पता ही, ठीक है। तो बस अगर आपने ये समझ लिया तो खेला खत्म। पहले मैं लेता हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, मोल 1 है, दोनों के सेम सेम दे रखे, तो 1 1 मान लेता हूं। ये हो जाएगा 5/3 मोनोएटॉमिक, हाइड्रोजन को क्या बना मोनोएटॉमिक, क्यों 150 केल्विन के नीचे, बस ये ध्यान रखना, प्लस 1 अपॉन 7/5 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 अपॉन गामा अननोन दैट इज मिक्सचर माइनस 1। ये कितना जाएगा, ये जाएगा 3/2, ये जाएगा 5/2, ये जाएगा 2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1, ठीक है। 5 और 3 8, 8/2 4, 4 इक्वल्स टू 2 अपॉन गामा माइनस 1, ये जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, राइट। तो बच्चों गामा की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1/2, 3/2। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। Out of the following four dimensional quantities, which one qualifies to be a universal constant? आपको मिलता है 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। अब देखते हैं इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इम्पॉसिबल, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। थर्ड वेट ऑफ अ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, इसका होता है मास, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट तो नहीं है, क्यों नहीं है, ग्रेविटी चेंज होती है। सरफेस टेंशन वाटर का चेंज हो जाता है, आप हीट करो चेंज हो जाएगा। थर्ड स्टैंडर्ड वेट ऑफ स्टैंडर्ड किलोग्राम मास, आपको पता है जो मास होता है वो जेनेवा में रखा है 1 kg का, वही स्टैंडर्ड है जिसका शेप मतलब डायमीटर और हाइट दोनों क्या है बराबर, प्लेटिनियम इरिडियम का अलॉय है, ठीक है। तो ये भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, किलोग्राम मास भी वही वाला स्टैंडर्ड है जो वहां रखा है जिनेवा में। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, पूरी जगत में कहीं भी चले आओ वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए जी होता अगर कैपिटल जी तो भी करेक्ट आंसर था, वो भी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इन YDSC the path difference between two interfering waves at a point on the screen is 13.5 times the wavelength the point is। आपको मिलता है 30 सेकंड्स का समय। तीसरा सवाल, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। देखिए बच्चों, λ/2 पे आपको मिलता है डार्क और लैम्डा पे मिलता है आपको ब्राइट, ठीक है। अब सिमिलरली ये 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5, 3.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5 क्या मिलेगा सब पे डार्क। लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा क्या मिलेगा सब पे ब्राइट। तो करेक्ट आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे डार्क, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। The wavefront is represented by plane y equals to -x plus 3. The propagation of wave takes place in। आसान सवाल, 45 सेकंड्स का समय, शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ।
हमेशा याद रखना बच्चों, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलती है वेव। कैसे चलती है बच्चों? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना। अब वेव फ्रंट किसे देगा? वेव फ्रंट देगा हमको y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप -1, स्लोप -1 है और x इक्वल्स टू 0 तो y3 आएगा, मतलब ये है वेव फ्रंट, ऐसे चल रहा है। ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव चलती है, तो ये चली मेरी वेव ऐसी, इधर ऐसे चलेगी परपेंडिकुलर, समझ रहे हो? अगर ध्यान से देखो, अगर ये स्लोप ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45, क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। खेल खत्म। द करेक्ट आंसर इज 45। मेथड 2 बताता हूं, हमेशा याद रखना, स्लोप ऑफ 1 एंड स्लोप ऑफ 2 -1 होता है। ये किसका है? ये वेव फ्रंट का स्लोप है, और ये किसका है? स्लोप ऑफ द डायरेक्शन, मतलब जिस अलाउंस जा रही है, ठीक है? m1 into m2 -1 होता है, ठीक है? रे का मान लो, ये रे का है और ये वेव फ्रंट का है स्लोप, ठीक है? अब उन्होंने बोला है कि एक का स्लोप कितना है, इसका स्लोप ये है, स्लोप कितना आ रहा है -1, y इक्वल्स टू mx प्लस c, समझ में आ रहा है? ये y इक्वल्स टू -x प्लस 3, देखो तो स्लोप कितना होगा -1, मतलब -1 into m ऑफ द रे इक्वल्स टू -1, तो -1 कैंसिल हो गया, ये हो गया m इक्वल टू 1। स्लोप कितना गया 45 डिग्री, सिंपल सी बात है, tan थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 42। A police car moving at a speed of 30 meter per second chases a motorcyclist. The policeman sounds his horn at 180 hertz. While both of them move towards a stationary siren of frequency 160 hertz. Calculate the speed of the motorcyclist if it is given that he does not observe any beat. आपको मिलता है 1 मिनट 15 सेकंड का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। तो आइए बच्चों देखते हैं इसका सोल्यूशन। यहां पर ये मान लो मोटरसाइकिल वाला है, राइट? और हाँ ये दिख नहीं रही मोटरसाइकिल, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, है ना? और यहां से कार आ रही है, BMW बना दो, ठीक है? ये आई कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है? 30 स्पीड से, ठीक है? ये मोटरसाइकिल की स्पीड यू है, पता नहीं है। एक स्टेशनरी सायरन है जो कि हॉर्न ब्लो कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी का? 160, और ये कितनी फ्रीक्वेंसी मिट कर रही है? 180, ठीक? अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि बीट्स 0 है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो हर्ड की इसने ड्यू टू द कार इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी हर्ड ड्यू टू द सायरन, स्टेशनरी सायरन, ठीक है? पहले सायरन की बात करते हैं, फिर जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 330। अब देखो ये इंक्रीज करना चाहता है ऑब्जर्वर, तो प्लस यू डिवाइडेड बाय 330 प्लस 0, क्योंकि स्टेशनरी है। तो अब ये देखो यहां पे जाएगा 180 इंटू 330, ये क्या कर रहा है? दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है मतलब घटा रहा है, माइनस यू डिवाइडेड बाय, ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है मतलब डिनोमिनेटर में माइनस आएगा, तो 330 माइनस 30 कितना हो गया? ये 0 0 कैंसिल, 18 इंटू 330 माइनस यू डिवाइडेड बाय 300 इक्वल्स टू 16 330 प्लस यू डिवाइडेड बाय 330, ठीक? अब काटाकाटी कर दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ठीक है? सिमिलरली आप इसको काट दो, ये हो जाएगा
30 × 11 मतलब 33, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ध्यान से देखना इसको, 99 इधर चला गया, 330 माइनस यू इज इक्वल टू 8 × 10 80 × 330 प्लस यू। बस सिंपल सी इक्वेशन है, एक बार सॉल्व करता हूं आपको, आपका आंसर आ जाएगा 35.02। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अमंग द फॉलोइंग द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव वे विल बी। आसान सवाल, मुंडी सवाल, तितर सवाल, शुरू जाइए, 30 सेकेंड्स फास्ट। द करेक्ट आंसर सी। क्यों मिलता है सी? क्योंकि देखो, जब भी प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं तो या तो ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव वाला फॉर्मेट मिलना चाहिए। ये हमें प्रोग्रेसिव वेव होती है। स्टैंडिंग वेव होती है तो साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मेट आता है, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी या कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मेट आता है। ठीक है, चलिए, सो बाकी सब ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, a pump motor is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. To obtain n times water from the same pipe in the same time, the amount by which the power of the motor should be increased. आपको मिलता है पूरे 45 सेकेंड्स का समय। शुरू हो जाइए बच्चों तेजी के साथ। देखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, रट लेना तो मजा ही आ जाएगा। जो पावर अगर प्रोवाइड कर रहा है पंप, ठीक है, तो वो था हाफ रो ए वी वी क्यूब, मतलब पावर वी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पावर वी क्यूब के प्रोपोर्शनल है। अब मुझे क्या करना है, इसको मेरे को करना है एन टाइम्स। ठीक है, तो अगर एन टाइम्स करना है तो कितना हो जाएगा बच्चा, एन क्यूब। मतलब द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन। पावर को भी कितना बढ़ाना पड़ेगा, मेरे को एन क्यूब टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सभी को सही आंसर करना है बच्चों, आसान है, बिल्कुल टफ नहीं। चलिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज स्टेशनरी with respect to wedge of mass capital M moving with uniform speed v on a horizontal surface. The work done by friction on the block in t seconds will be. आपको मिलता है पूरे 1 मिनट 15 सेकंड का समय। शुरू हो जाए बच्चों तेजी के साथ। देखिए
ब्लॉक स्टेशनरी है, ठीक है, और कोई सूडो फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान से देखना, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। मुझे पता है कि इसके ऊपर दो फोर्स लगते हैं, एक इधर लगता है, एक इधर लगता है, ठीक है। ये बेसिकली mg के दो कंपोनेंट है, हो जाएगा mg sin थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्मल, और यहां पे फ्रिक्शन भी है, ठीक है। स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन mg के बराबर, mg sin थीटा के बराबर होगा, ठीक है। अगर मूव करता होता तो म्यू टाइम्स नॉर्मल लेते, म्यू mg cos थीटा लेते, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया मेरा mg sin थीटा, स्टैटिक कंडीशन इसलिए क्योंकि स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स जीरो भी हो सकता है और मैक्सिमम म्यू mg cos थीटा भी हो सकता है, मैक्सिमम जीरो से मैक्सिमम वेरी करता है ना। अब एक बात बताना ध्यान से बच्चों, अगर t सेकंड की बात करूं तो आपको ऐसा लग रहा कि डिस्प्लेसमेंट यहां से पार्टिकल का यहां हो जाएगा, कितना हो जाएगा? v into t, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम, ठीक बात। अच्छा, वो क्या पूछ रहे हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछ रहे हैं। अभी फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। दोनों बीच में एंगल कितना है? दोनों बीच में एंगल है ये थीटा, तो ये थीटा मतलब 180 माइनस थीटा। तो मेरा आंसर आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। बच्चों cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। खेला खत्म। तो फ्रिक्शन लिखता है mg इनटू sin थीटा इनटू d, d कितना है? v इनटू d, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, हाँ माइनस cos थीटा, तो जाएगा माइनस cos थीटा, ठीक। अब देखो ऑप्शन में आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, आप क्या करें? दो का मल्टीप्लाई करो, दो का डिवाइड करो, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया? sin 2 थीटा, मतलब हो गया mg vt sin 2 थीटा by 2, राइट, विद अ नेगेटिव साइन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ समापन करते हैं। बहुत 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 मजा आया हो आपको, आई होप। सीखते रहिए, बने रहिए, और कोई भी डाउट हो बच्चों, टेलीग्राम इंस्टाग्राम आप लोगों के लिए ही है और क्वेश्चनों से भरा पड़ा है। आप आइए और कोई भी डाउट हो अपना रिजॉल्व कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू। Physics.